शरद पवार के एक एक शब्द में दर्द की जो गहराई है वो पता चलती है। आमतौर पर तो शरद पवार के बारे में यही परसेप्शन है लोगों का कि चाहे छगन भुजबल हो या दूसरे नेता हों, जब जब उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया और वो जेल भेजे गए, शरद पवार ने चुप्पी साध ली। जब तक पुलिस ने अपना काम किया, कानून अपना काम कर रहा था, जांच पड़ताल चल रही थी, तब तब उनके बयान आते थे। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी का कोई नेता जेल जाता है या जेल जाने की नौबत आती है, वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उनकी पार्टी का कोई नेता, और कोई नेता भी ऐसा वैसा नहीं, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में हो और शरद पवार का गुस्सा फूट पड़ा हो मीडिया के सामने। डिटेल बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ओमकार चौधरी। आप ओशियन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। शरद पवार कल नागपुर में थे और नागपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मीडिया से रूबरू हुए और हाल में महाराष्ट्र में जो अमरावती में, नांदेड़ में, वाशिम में, कई शहरों में जो हिंसा हुई है त्रिपुरा को लेकर के, उस पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस के बयानों को लेकर के भी कुछ उन्होंने कहा। ममता बनर्जी जिस तरीके से 2024 के लिए सक्रिय हैं, उसे लेकर के भी कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को लेकर के भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है, उन्होंने कही है सेंट्रल एजेंसियों को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के जो कार्रवाइयां हो रही हैं महाराष्ट्र में, दूसरी जगहों पर, उनको लेकर के, और विशेषकर अपने विश्वास पात्र महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, जिनको भ्रष्टाचार के पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगने के बाद और सीबीआई जांच के आदेश हो जाने के तुरंत बाद गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, उनको जेल भेजे जाने को लेकर के शरद पवार का जैसे गुस्सा ही फूट पड़ा। और उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा एक नजर उस पर डाल लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो खबर आ रही है वो ये है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सेंट्रल जांच एजेंसीज के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी, सीबीआई की हालिया कार्रवाई पर शरद पवार ने कहा कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईडी और सीबीआई अनिल देशमुख पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, गृह मंत्री पद के दुरुपयोग के, भ्रष्टाचार के, 100 करोड़ रुपए हर महीने हफ्ता वसूली कराने के, उनकी सीबीआई ईडी जांच कर रही है। अभी हाल में शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के करीबियों के ठिकानों पर 70 परिसरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे थे। उनकी करीब 1,500 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। और उन छापों में भी 184 करोड़ की अवैध संपत्ति, यानी ये जिसकी घोषणा नहीं की गई थी, जिसका कोई टैक्स नहीं भरा गया था, जो छिपाई गई थी, ऐसी संपत्ति बरामद की थी। तो शरद पवार
इन छापों से, इन कार्रवाइयों से बड़े आहत दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, पवार ने जेल में बंद अनिल देशमुख का समर्थन करते हुए कहा, मैं ये कह रहा हूं, तुम कितने भी छापे मार लो, कितनी भी अरेस्ट कर लो, हम आम लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र राज्य में तुम्हें, यानी भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं आने देंगे। तुम्हें 100% हार का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन का और हर उस घंटे की कीमत का आज ना कल जरूर वसूली होगी। यानी शरद पवार ने नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई चल रही है उसके बहाने खुली धमकी दी है। आगे सुनिए, वो कहते हैं कि इन लोगों के जमीन पर पैर नहीं हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जमीन पर पैर नहीं है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के। सुनिए क्या कहते हैं, देश में बदले की राजनीति की जा रही है, सत्ता का इस्तेमाल सम्मान के साथ करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पैर जमीन पर नहीं हैं और सत्ता सिर चढ़कर बोल रही है। ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। अनिल देशमुख का ही मामला देख लीजिए, जिस अधिकारी ने आरोप लगाए थे वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, यानी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं शरद पवार, कहां गायब है, पता नहीं, कौन से देश में है मालूम नहीं, समन है पर हाजिर नहीं हो रहा। अनिल देशमुख आज जेल के अंदर है, इसका मुख्य कारण है केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। धंधे शब्द का इस्तेमाल शरद पवार गुस्से में कर रहे हैं केंद्र सरकार के प्रति। आप इनकी पीड़ा, इनका दर्द और इस दर्द की गहराई को समझने की कोशिश करिए। देवेंद्र फडणवीस पर एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाथ से सत्ता चले जाने से कुछ लोग अस्वस्थ हैं, हर रोज केंद्र को लिस्ट भेजते हैं और मांग करते हैं इनकी जांच करो। शरद पवार ने कहा, एक नाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में थे, वे एनसीपी में शामिल हुए, उनकी पत्नी को ईडी ने बुला लिया, फिर मामले दर्ज किए गए। ये लोग शिवसेना के संजय राउत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी को बुलाया, बयान लिया, परेशान किया। अजीत पवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए गए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हसन मुशर्रफ के यहां भी छापे मारे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र सरकार इनके हाथों से निकल गई, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जरा तथ्यों पर बात करते हैं। शरद पवार ने जो कुछ कहा है, तथ्यों पर अगर बात करेंगे, ये कहते हैं कि अजीत पवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो फिर अजीत पवार से जुड़ी हुई 1400 करोड़ की संपत्ति को, जिसको आप बेनामी संपत्ति कह सकते हैं, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैसे सीज कर लिया, कैसे जब्त कर लिया? ये 1400 करोड़ की संपत्ति किसकी है? दूसरे, जब 70 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, अजीत पवार की 3 बहनों बहनोइयों के यहाँ और उनसे जुड़े हुए कारोबारियों के यहाँ, तब अजीत पवार खुद कैमरों पर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी बहनों के और बहन के कारोबारों से जुड़े हुए लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, ये ठीक नहीं है, मुझसे जुड़े हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। उस छापेमारी का नतीजा क्या निकला था?
वो छापेमारी 7 दिन तक चली थी। 184 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति, अवैध संपत्ति बरामद की गई थी आईटी के द्वारा। दूसरे ये कहते हैं कि अनिल देशमुख को जेल भेजा गया है और उनके जेल में रहने के एक एक दिन और एक एक घंटे की कीमत वसूली जाएगी। अनिल देशमुख को जेल में क्यों भेजा गया है? शरद पवार को इसका जवाब देना चाहिए था ना। शरद पवार ने ये तो नहीं बताया कि अनिल देशमुख की जब जांच पड़ताल सीबीआई और ईडी ने की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो बहुत सारे लिंक जुड़े हुए थे। क्या एजेंसियां ऐसे ही हवा में काम करती हैं और जांच पड़ताल करती हैं? और जब वो सारे सबूत, सारे लिंक्स, सारे ब्यौरे कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, तो जो कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, क्या वो आंखों पर काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं? उनको इस बात की समझ नहीं है कि कोई केस फर्जी बनाया गया है या उसके साथ कुछ तथ्य भी हैं। तो अगर अनिल देशमुख को जेल भेजने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं, कार्रवाई और जांच जरूर सेंट्रल एजेंसियों ने की है, लेकिन अनिल देशमुख के खिलाफ अगर सेंट्रल एजेंसियों के पास कुछ भी नहीं होता तो कोर्ट उनको जेल क्यों भेजती? शरद पवार किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं एक तरीके से केंद्र सरकार को कि अनिल देशमुख को आपने जेल भेजा है, जेल में जितने दिन वो रह रहे हैं, जितने घंटे रह रहे हैं, इसकी कीमत एनसीपी वसूल करेगी भारतीय जनता पार्टी से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता देते कि ये कीमत कैसे वसूल की जाएगी, क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ। और दूसरी बात ये है कि उनको इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलते हैं जाकर के। और पिछली बार तो जब मिले थे नरेंद्र मोदी से, उसके ठीक 15 दिन बाद अमित शाह से भी मिले थे जाकर के। कहा तो ये गया कि भाई जो सहकारिता का नया कानून बनाया गया है, नया मंत्रालय बनाया गया है, उसके सिलसिले में मिले थे, क्योंकि सहकारिता आंदोलन से शरद पवार और उनका परिवार भी जुड़ा रहा है। लेकिन क्या वो नहीं जानते हैं कि जो अवैध रूप से कमाए गए पैसे से स्थापित कारोबार है, एम्पायर है, साम्राज्य है, उसी पर अब कार्रवाई हो रही है। और सहकारिता से रिलेटेड जो बैंक हैं और जो दूसरे संस्थान हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनसे सबसे ज्यादा बेनिफिटेड अगर कोई है तो इन्हीं से जुड़े हुए लोग रहे हैं महाराष्ट्र में। अब उनकी अगर पैमाइश शुरू हुई है। और दूसरे, अनिल देशमुख ने जो वसूली की थी, कराई थी सचिन वाजे के जरिए या परमवीर सिंह और सचिन वाजे के जरिए, उसका तो भंडाफोड़ हो चुका है। उसकी तो इंक्वायरी बैठ गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से, सीबीआई और ईडी आजकल कर रही है। उसके लिंक जुड़ गए हैं। अनिल देशमुख का जो श्री साईं के नाम पर ट्रस्ट है, जिसके तहत नागपुर में 3 शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं, उस ट्रस्ट में फेक जो कंपनियां बनाई गई थी, सेल कंपनियां बनाई गई थी, उनमें घूम करके वो वसूली का पैसा, काला धन सफेद होकर के साईं ट्रस्ट तक पहुंच गया था। 4 करोड़ 18 लाख या 4 करोड़ 20 लाख से ऊपर की वो धनराशि है। और इनकी कई संपत्तियां जब्त की गई हैं ईडी के द्वारा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये जानकारी क्यों नहीं दी? लेकिन ये जानकारी ये नहीं देंगे क्योंकि इनको पता है कि सिर्फ ये बातें करने से राजनीतिक लाभ मिलेगा, कि केंद्र सरकार जो है इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि हमने नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था और 3 अलग अलग विचारधाराओं वाली, अलग अलग नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों वाले 3 दलों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया था।
एक अनहोली पैक्ट कर लिया गया था महाराष्ट्र में। जनादेश मिला था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, 161 सीटें मिली थी दोनों दलों को। लेकिन जिन 3 दलों को जनादेश नहीं मिला था, कांग्रेस को 44 सीटें, शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें, उन तीनों ने मिलकर के सरकार गठित कर ली। और वो सरकार अब 28 नवंबर को, इस महीने की 28 तारीख को अपने 2 साल पूरे करने जा रही हैं। अब ये 2 साल कैसे रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है। और इस बीच क्या-क्या हुआ है, ये अब सेंट्रल एजेंसियों की जांच पड़ताल में सामने आ रहा है, जिसका दर्द अब शरद पवार के अंतर्मन से जबान के जरिए फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या शरद पवार ये चाहते हैं कि इनके मंत्रियों ने जो कुछ किया है, उसकी जांच पड़ताल मोदी सरकार को नहीं करानी चाहिए? और अगर वो जांच करा रहे हैं, अगर दोषी पद से हटने को मजबूर हुए हैं, अगर वो जेल भेजे जा रहे हैं, तो ये इस बात का बहाना बनाएंगे कि राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। मतलब अगर आप कारोबारी हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार में या आपके करीबियों के कारोबार में कोई अवैध संपत्ति कहीं से आ रही है, उसका पीछा केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, उसके रूट्स को देखा है, कहाँ-कहाँ से गुजर करके वो कहाँ पहुँचा है। आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसे पाप करने वाले मंत्रियों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके करीबी हैं, आपकी पार्टी के हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेंट्रल एजेंसियाँ भी गलत कर रही हैं और कोर्ट्स भी गलत कर रही हैं। तो आप केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कोसेंगे और ये कहेंगे कि इन लोगों के पैर ज़मीन पर नहीं हैं और इनकी कीमत वसूल करेगी एनसीपी, किस रूप में करेगी? तो ये भी उनको बता देना चाहिए था कैमरों पर कि किस तरीके से कीमत वसूल करेगी एनसीपी। और जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो भी इनकी आलोचना करता है, उनको परेशान किया जाता है, किया गया है अतीत में। अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार को, संपादक को, मीडिया हाउस ओनर को कैसे ट्रीट किया गया, पूरे देश ने देखा है, विदेश ने भी देखा है। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, वसूली की गई है बेशर्मी के साथ, उसका अब खुलासा हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य ही इस बात का है कि आपकी पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो रहा है और आप फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल एजेंसियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा करके धमकियां देने पर उतारू हैं कि हम एक-एक घंटे की कीमत वसूल करेंगे जो अनिल देशमुख जेल में बिता रहे हैं। दूसरे मुद्दों पर आते हैं जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं। इनका नजला जो है वो परमवीर सिंह पर भी फूटा है। परमवीर सिंह पर क्यों नहीं फूटेगा? परमवीर सिंह ने ही तो 8 पेज की चिट्ठी लिख करके इनके प्यारे दुलारे लाडले अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखी थी। और ये कहा था कि सचिन वाजे के जरिए ये 100 करोड़ की वसूली करवा रहे हैं। तो परमवीर सिंह पर नजला इस तरीके से फूटा, इन्होंने कहा कि जिस आदमी ने ये शिकायत की थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे अनिल देशमुख पर, वो तो अब देश से गायब हो गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वो अब आकर के बयान क्यों नहीं देता, सबूत क्यों नहीं देता कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए महीने सचिन वाजे के जरिए हफ्ता वसूली करवाई थी मुंबई से, बार, रेस्टोरेंट और होटल वगैरह से, पब वगैरह से। तो वो तो ऑलरेडी जो जांच एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो स्थापित कर चुकी हैं।
और वो पैसा तलाश किया जा चुका है, उसमें से 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की मनी तो अनिल देशमुख के ट्रस्ट में ही मिल गई है। इनके जो सहायक हैं पलांडे और शिंदे वो बता चुके हैं। इसके अलावा सीबीआई की जांच में एक फर्जी क्लीन चिट जो है देने का जो कारनामा किया गया था, उसमें अनिल देशमुख के वकील आनंद नागा और सीबीआई का एक सब इंस्पेक्टर भी अंदर जा चुका है। एक मिडल मैन जगदाप जो ठाणे से पकड़ा गया वो अंदर जा चुका है। तो और कितने सबूत चाहिए कि परमवीर भी आकर के गवाही दे और तभी संतुष्ट होंगे शरद पवार। दूसरे कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर इन्होंने अपने विचार जाहिर किए हैं। इनसे पूछा गया था कि जो मायावती क्या नेतृत्व कर सकती हैं 2024 में गठबंधन का जो विपक्ष का बनेगा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, महत्वपूर्ण ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब देश की जनता विकल्प चाहती है। यानी इनकी नजर में देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से दुखी हो चुकी है और उनको बदल देना चाहती है। तो इन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब दिल्ली में अपने आवास पर था तो टीएमसी से भी, एसपी से भी, आम आदमी पार्टी से भी, राष्ट्रीय लोकदल से भी, वामपंथी दलों से भी, कुल मिलाकर के 8 दलों के नेताओं से उन्होंने बातचीत की थी जून में। और उन्होंने कहा कि साहब हम लोग जो अब ये शीतकालीन सत्र आ रहा है, इस मौके पर एक विपक्षी गठबंधन के बारे में चर्चा करेंगे और फैसला लेने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जो इधर अमरावती में, नांदेड़ में, वाशिम में, भिवंडी में जो ये उपद्रव हुआ है, जो आगजनी वगैरह हुई है, जो बवाल हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि साहब ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए था। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिससे ऐसी घटनाओं के पीड़ित दुकानदारों और व्यापारियों को मुआवजा दिया जा सके। और शरद पवार ने जो और बातें कही हैं वो ये कही है कि अमरावती में जो हुआ वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं समझ सकता हूं किसी राज्य विशेष में कुछ होता है और उस राज्य में कोई प्रतिक्रिया होती है, लेकिन त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया यहां हुई, ये अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। वहां जो हुआ वो सही नहीं है। सरकार को इस मुद्दे को बहुत सख्ती से देखना होगा। और देवेंद्र फडणवीस की एक टिप्पणी के बारे में पूछने पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह उनके खिलाफ आरोप लगा करके फरार हो गए और उन्हें साबित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि पूर्व गृह मंत्री जेल में हैं। पवार ने कहा कि अनिल देशमुख के साथ ये एक तरह का अन्याय है। महाराष्ट्र में हालिया हिंसा मुसलमानों के को खुश करने के लिए की गई थी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो उस पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में भाजपा नेता द्वारा दिए गए बयान बहुत स्तरहीन थे और उनसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे सत्ता खोने के बाद उनकी बेचैनी दिखाई दी। और एक और बयान उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस के एक नेता के बारे में भी दे डाला, नाना पटोले के बारे में। और ये बयान ऐसा है जिस पर हम जैसे लोग इंतजार करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया क्या क्या आती है और कांग्रेस किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। पवार ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें पटोले ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शायद ही कोई मौजूदगी है। इस पर पवार ने कहा
कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि एक व्यक्ति जो पहले भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीत चुका था, उसकी सोच और वफादारी को समझा जा सकता है। यानी वो नाना पटोले पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सोच और उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बहुत कुछ कहा है शरद पवार ने। शरद पवार की जो पीड़ा है, पिछले दिनों मेरी भाऊ तोरसेकर से बात हो रही थी, तो भाऊ ने ये कहा कि आम तौर पर शरद पवार चुप्पी साध जाते हैं जब उनकी पार्टी का कोई नेता जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो कमाल हो रहा है। अनिल देशमुख क्या कोई ऐसा तोता है जिसमें शरद पवार की आत्मा, प्राण बसते हैं? ये भी अपने आप में समय के साथ सामने आएंगी चीजें। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।